पिछले चैप्टर में हमने देखा कि काहन बिल्ड के पास पहुंच जाता है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है, और दूसरी तरफ यन वू ऑर्क के गांव में पहुंच जाता है और उनसे एक पर्सन के बारे में पूछताछ करता है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 21 हमें यनवू बताता है कि आकाशा का सांप खुली हवा में बहुत कम टाइम के लिए आता है और उसी टाइम पर वो अपना पेट भी भर लेता है। और मेरा छोटा भाई उस सांप से लड़ते वक्त ही उस आदमी से भी मिला था, और उसी आदमी ने मेरे भाई की और उसकी टीम आरेटा की जान बचाई थी, और वो था जुंगू का पहला मास्टर गैलियड। और उसके बाद हम देखते हैं यनवू को, जो पहाड़ की चोटी पर होता है और उसी चोटी पर एक घर बना हुआ होता है। यनवू उसको देखकर बोलता है यही है, और उस घर के पास जाकर दरवाजा खटखटाकर हेलो बोलता है। तभी पीछे से उसे कोई बोलता है तुम कौन हो, और यनवू उसके बाद हमें बताता है कि गिलियड कोई इंसान नहीं है, वो एक एल्फ है। ये एक दूसरी प्रजाति होती है, और एल्फ में से भी बहुत ही अनोखा एल्फ जिसे डार्क एल्फ बोला जाता है, और ये लोग जंग में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं गैलियड को, जो कि अभी अभी एक जानवर का शिकार करके आया है। यनवू गिलियड से बोलता है कि मेरा नाम खेन है, और गैलियड बोलता है कि किसी दूसरे इंसान के घर के सामने ऐसे क्या कर रहे हो तुम। यनवू बोलता है कि मेरे एक दोस्त ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं तुमसे कुछ खरीदना चाहता हूँ, तुम गिलियड ही हो ना। और यनवू गैलियड से बोलता है कि मुझे अनडाइन ग्लास की तलाश है। गैलियड तभी यनवू से पूछता है कि तुमने ये किससे सुना। यनवू बोलता है ब्राहम से, और यनवू हमें बताता है कि ब्राहम गैलियड का बहुत पुराना दोस्त है और जंगवू का दूसरा मास्टर। और यनवू ये भी बताता है कि मैं उस आदमी से कभी नहीं मिला, लेकिन मुझे शायद मिलने की जरूरत भी नहीं है। और गैलियड अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कमीना, मैंने उसको कहा था अपना मुंह बंद रखना। और गैलियड बोलकर यनवू से बोलता है कि चलो ठीक है, अंदर आ जाओ, और दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगता है और बोलता है कि अच्छा तुम कह रहे हो तुम्हें ग्लास चाहिए, जिस पर यनवू बोलता है हाँ। और फिर हम देखते हैं अनडाइन ग्लास। ये एक ऐसा हिडन आइटम है जिसमें कि आकाशा की स्पिरिट का बहुत सारा हिस्सा होता है, और इसी वजह से आकाशा का स्नेक इसको खाने के लिए तैयार होता है हमेशा। और यनवू हमसे बताता है कि लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, इसको सिर्फ गिलियड ही बनाना जानता है। और गैलियड यनवू से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसको कैसे बनाया जाता है। तभी यनवू बोलता है हाँ थोड़ा बहुत पता है। और गैलियड बोलता है ठीक है तो शुरू करते हैं। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है गैलियड का टेस्ट, और उसके बारे में लिखा आता है कि गैलियड ने बहुत सारे प्लेयर्स को टेस्ट किया हुआ है और वो उन्हीं में से सबसे लायक प्लेयर को ढूंढता है। गैलियड हवा से भी तेज भागता है और वो लोगों के साथ हाइड एंड सीक खेलता है। अगर तुम गैलियड को 10 में से 5 बार ढूंढ लेते हो तो तुम टेस्ट को पास कर जाओगे, और तुम्हारा इनाम इस चीज पर निर्भर करता है कि तुमने कितनी बार गैलियड को पकड़ा है। जैसे कि अगर तुमने 3 से ज्यादा बार गैलियड को पकड़ा तो तुम्हें अनडाइन ग्लास मिल जाएगा, लेकिन अगर तुमने 5 से ज्यादा बार गैलियड को पकड़ा है तो तुम्हें अनडाइन ग्लास तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ तुम्हें कुछ और अच्छा भी मिल सकता है। बहुत वक्त बीत चुका है लेकिन फिर भी इस टेस्ट को 5 लोग ही पार कर पाए हैं। और यनवू बताता है कि अगर कोई इसको 10 के 10 बार पकड़ लेता है तो वो गिलियड की स्किल को सीख लेगा, जो कि है ब्लिंकिंग स्टेप। ये एक बहुत ज्यादा अनोखी स्किल्स है सब डार्क एल्फ्स के बीच में। इस स्किल की वजह से एक पर्सन एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही ज्यादा तेजी से आ जा सकता है, और ये स्किल बहुत परफेक्ट है मेरे लिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगर ब्लिंकिंग स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक टेलीपोर्ट स्किल भी बन सकता है। टेलीपोर्ट इसको बोलते हैं जब एक पर्सन एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पर आ जाए, उसको टेलीपोर्ट बोलते हैं। और यनवू बताता है जो इस राउंड का नंबर 1 रैंकर है उसकी एक मेन स्किल में आता है, जो कि है ऑल फॉर वन। और उसके बाद हम देखते हैं गैलियड और यनवू बाहर आ जाते हैं, और गैलियड यनवू से बता रहा होता है कि टेस्ट जो है काफी आसान है, तुम्हें मुझे ढूंढना होगा और मुझे टच करना होगा, तुम्हारे पास हर बार 15 मिनट होंगे मुझे ढूंढने के लिए। और आगे बोलता है कि अब जब हमारी पावर्स के बीच में इतना ज्यादा डिफरेंस है तो मैं तुम पर एक एहसान करता हूँ, मैं अपने हाथ इस्तेमाल नहीं करूंगा और मैं अपनी दूसरी कोई स्किल भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, बस एक स्किल इस्तेमाल करूंगा जिसमें मेरा भागना शामिल होगा। और बोलता है तो चलो शुरू करते हैं। और वो वहां से
हवा की तरह गायब हो जाता है और यनवू ये देखकर बोलता है कि ये तो बिल्कुल हवा की तरह भाग गया, इस तरह से तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी यनवू अपनी 2 स्किल का इस्तेमाल करता है, एक हाइटेंड सेंसेस और एक ड्रैगन आइज, और इससे यनवू को एक ग्रीन कलर की एनर्जी दिखने लगती है, जिससे यनवू को पता चलता है कि गैलियड कहाँ कहाँ भाग रहा है। और यनवू ये ढूंढकर बहुत तेजी से अपना चाकू गैलियड की तरफ फेंकता है और वो चाकू बिल्कुल गैलियड के पास से होकर गुजरता है। और यनवू हमें बताता है कि ब्लिंकिंग स्टेप जो स्किल है इसका एक हल्का सा नुकसान है। जब इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए आप इधर उधर घूम रहे होते हो तो आपको जमीन पर पैर भी रखना पड़ेगा, और जब तक ये स्किल का इस्तेमाल चलता रहेगा मेरी आंखें भी इसके मूवमेंट को पकड़ती रहेंगी। और तभी यनवू बोलते हुए अपना चाकू मारता है पेड़ की तरफ, और हम देखते हैं कि गैलियड वहीं होता है और इस बार उसके चाकू और ज्यादा करीब से गुजरता है। और तभी हम देखते हैं कि यनवू गैलियड के पीछे आ गया होता है। गैलियड वहां से भागता है, लेकिन तभी यनवू गैलियड का हाथ पकड़ लेता है और अब यनवू ने 10 में से पहली बार गैलियड को पकड़ लिया है। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने बहुत अच्छी तरीके से गैलियड को 7 बार पकड़ लिया है, तुमने फाइनल कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि अब तुम अनडाइंग ग्लास पा सकते हो और तुम अपने दूसरे इनाम को भी मांग सकते हो। और उसके बाद गैलियड स्माइल करते हुए बोलता है मैं तो बड़े आराम से पकड़ा गया, और बोलता है कि तुमने आखिर ये किया कैसे, ये टेस्ट इतना आसान तो नहीं था। और यनवू को देखते हुए सोचता है कि शायद ये वही इंसान है जिसका मुझे इतने सालों से इंतजार है। और गैलियड यनवू से अपने पीछे आने के लिए बोलता है और गैलियड घर में एक जगह पर जाता है और एक बैग निकालता है। और यनवू उसको देखकर सोच रहा होता है कि इतनी कीमती चीज ये आखिरकार इधर उधर कैसे रख सकता है। और उसके बाद यनवू बैग लेता है और बैग को खोलकर देखता है तो उसमें अनडाइन ग्लास होता है। और गैलियड यनवू से बोलता है कि ध्यान रखना ये टूट ना जाए, क्योंकि अगर ये टूट गया और इसके अंदर से जो भी चीज है वो निकल गई तो ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। जिस पर यनवू बोलता है हाँ मैं जानता हूँ इसके बारे में। और यनवू सोचता है कि आकाशा एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया की नहीं है, और अगर वो इस दुनिया में आ जाए तो ये पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। और उसके बाद गैलियड यनवू को एक बुक भी देता है और बोलता है ये भी ले लो। इस बुक में ब्लिंकिंग स्टेप स्किल होती है, जिसके बारे में लिखा आता है कि ये स्किल के साथ तुम बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को लाइट कर लोगे। इस स्किल की वजह से तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगी और बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी, तुम बहुत ज्यादा फास्ट अटैक भी अपने एनिमीज पर कर सकोगे। और इस स्किल को इस्तेमाल करते हुए जब भी तुम अपने दुश्मनों को मारोगे तो तुम्हारी स्किल्स और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने ब्लिंकिंग स्टेप्स पूरी तरीके से पढ़ लिया है। और हम देखते हैं कि यनवू के अंदर बहुत सारी पावर्स आ रही होती हैं और वो बोलता है कि मेरी अब बॉडी बहुत ज्यादा हल्की हो गई है। तो दोस्तों मैं यहाँ एक छोटा सा नोट दे रहा हूँ कि जो मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट में एमपी का मतलब मैन पावर बता रहा था वो सही में माना पावर है, या हम उसको मैजिक पावर भी बोल सकते हैं। तो बस अब स्टोरी पर वापस आते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यनवू सोच रहा होता है कि अब मेरी सारी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, और वो बोलता है कि अब मैं आकाशा के सांप को पकड़कर अपनी माना की स्टैट्स को बढ़ा सकता हूं, क्योंकि उस मॉन्स्टर का कोर बहुत ज्यादा बड़ा है। कोर का मतलब मॉन्स्टर्स की बॉडी का एक वो हिस्सा जिससे उन्हें सबसे ज्यादा पावर मिलती है। और उसके बाद गैलियड बोलता है कि इस बार तुम्हारे जैसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हैं, क्योंकि पुराने दिनों में तो जो लोग मुझे पकड़ पाए ऐसे बहुत ही कम होते थे, शायद अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तभी यनवू पूछता है क्या तुम कह रहे हो कि मेरे से पहले भी यहाँ पर कोई आया है? जिस पर गैलियड बोलता है कि हाँ, एक नहीं 2 आए, और वो शायद सिबलिंग्स थे, यानी के भाई बहन। उन्होंने भी मेरे स्किल को और ग्लास को लिया और चले गए जैसे कि तुम लेने आए हो। और ये सुनकर यनवू सोचता है कि शायद मैं उन दोनों को जानता हूँ, वो इस राउंड के टॉप 2 रैंकर्स हैं, इडोरा और फैंटी। और ये अब सही भी है और उनके पॉइंट्स देखकर समझ भी आ रहा है कि शायद वो यहाँ पर जरूर आए होंगे। और गैलियड बोलता है तो तुम अब क्या करने वाले हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस अनडाइन ग्लास का क्या करोगे? जिस पर यनवू बोलता है कि मैं आकाशा का सांप पकड़ना चाहता हूँ। जिस पर गैलियड बोलता है क्या कहा, सांप? तभी यनवू पूछता है क्यों, कुछ गलत है क्या? जिस पर गैलियड बोलता है देखो माफ करना, बट वो सांप तो पहले ही मारा जा चुका है। ये सुनकर यनवू थोड़ा शॉक हो जाता है और गैलियड आगे बताता है कि वो जो सिबलिंग्स आए थे जैसे मैंने तुम्हें बताया उन्होंने ही उसको मारा है। और उसके बाद यनवू उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो सांप को
मारा गया था। और वो देखता है वहाँ बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है और यनवू आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार उन लोगों को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, क्योंकि इसको तो सिर्फ आरिटा की टीम ही जानती थी और वो सांप इस राउंड में सिर्फ 3 दिन के लिए ही बाहर आता था। और ये खून के धब्बे यहाँ पर कम से कम 1 हफ्ते पुराने हो चुके हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते वो अपने लेफ्ट में देखता है और चौंक जाता है। चैप्टर 22। हम देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सांप और हम देख सकते हैं कि वो इतना बड़ा है कि यनवू भी उसके सामने बहुत ज्यादा छोटा लग रहा होता है। और यनवू इस सांप को देखते हुए बोलता है कि वो इस सांप के 2 जरूरी हिस्से ही ले जा चुके हैं जो मुझे चाहिए थे, जैसे कि स्नेक का कोर और उसका जहर। और यनवू आगे सोचता है कि आखिरकार इन लोगों ने इसको मारा कैसे। ये इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसको बहुत सारे लोग भी मिलकर अगर मारे तो उनको भी बहुत मुश्किल होगी इसको मारने में। इससे हमें ये समझ आता है कि जो टॉप 2 रैंकर्स हैं इस राउंड के वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और यनवू भी यही बात बोलता है कि क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं या फिर कुछ और बात है। यनवू अपना मास्क निकालता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं अब क्या करूं। मुझे अपना बदला लेने के लिए कम से कम फर्स्ट रैंक चाहिए। और हम देखते हैं कि फर्स्ट रैंक पर अभी भी इडोरा और फैंटी हैं और थर्ड पर कहान। उनके पॉइंट्स 64,000 और 58,000 पर हैं और यनवू अभी 40th रैंक पर है और उसके पॉइंट्स 40,000 हैं। और बोलता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि अब जितना मेरे पास टाइम बचा हुआ है और जो भी मेरे पास है उस सब को इस्तेमाल करने के बाद भी मैं सिर्फ 11th रैंक पर ही आ सकता हूँ। और अगर मैं थोड़ा लकी रहा तो शायद मैं 8th रैंक पर भी पहुंच सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे फर्स्ट जाना हो तो वो मेरे लिए इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। मुझे आकाशा के सांप का कोर चाहिए ही था अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब तो मेरे प्लान में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो सांप की तरफ देखता है और देखकर बोलता है ये क्या है। यनवू उस सांप की तरफ आता है और देखकर बोलता है कि इसकी बॉडी पर तो बहुत बड़ा घाव है, ऐसा लगता है कि किसी ने इसका दिमाग निकाल लिया है। और यहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान भी हैं। लगता है इडोरा और फेंटी के बाद कोई दूसरा ग्रुप आया है और वो दिमाग निकाल कर ले गया। और ये पैरों के निशान ऑक्स के लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ तो बात है, मुझे जाकर देखना चाहिए। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बैन को, जो इस राउंड का 6th रैंकर है। और वहाँ एक आदमी भी खड़ा हुआ होता है जो बैन से बोलता है कि सर बिल्ड ने स्क्वाड 1 के सारे मेंबर्स को बुलाया है। जिस पर बैन अपना हाथ हिलाते हुए बोलता है कि किसी और को भेज दो, मैं अभी अपनी रैंक बढ़ाने के चक्कर में बिजी हूँ। और सर बिल्ड इस चीज को समझ जाएंगे और सोचता है कि टावर के लोग सिर्फ और सिर्फ टॉप 5 रैंकर्स को ही इंपॉर्टेंस देते हैं और ऐसे इंसान को मारना जो अभी भी टॉप 10 में भी नहीं है, ये मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। तभी वो आदमी बोलता है कि ये सर बिल्ड का एक स्पेशल ऑर्डर है और ये सबको भेजा गया है और अगर कोई इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता तो उसका गला काट दिया जाएगा। बैन सुनकर बोलता है अच्छा स्पेशल। वो आदमी कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, उन्होंने स्क्वाड 1 को एक साथ इकट्ठा होने के लिए कहा है। और हाँ इसी के साथ जो भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा उसको एरन के सारे टोकन्स दे दिए जाएंगे। जिसको सुनकर बैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है सारे के सारे, और सोचता है कि इसका मतलब एरन के हजारों टोकन सिर्फ एक इंसान के पास आ जाएंगे। तो ये तो बहुत ज्यादा है रैंक में उथल पुथल मचाने के लिए। और ऊपर से जो भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा सर बिल्ड भी उसी का नाम टावर में लेंगे। तभी वो आदमी फिर से बोलता है कि लेकिन सर बिल्ड ने तुम सबको सावधान रहने के लिए भी कहा है क्योंकि स्क्वाड 2 को उन लोगों ने बड़े आराम से मार दिया था। तभी बैन फिर से सोचने लगता है अच्छा तो उन्होंने जब स्क्वाड 2 को भी मारा था तो इसका मतलब उनके पास तो उनके भी टोकन्स होंगे, और अगर उनके पास स्क्वाड 2 के भी टोकन्स हुए तो मेरे लिए टॉप 5 में आना बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा फिर। और वो स्माइल करते हुए बोलता है ठीक है सर बिल्ड को बोल दो कि मैं उनके बताए हुए जगह पर पहुंच जाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि ब्लिंकिंग स्टेप्स की स्किल 1.2% तक बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं कि यनवू एक जगह आ जाता है और वो एक गुफा होती है। यनवू सोचता है कि मुझे पता नहीं था कि इस तरह की भी जगह कोई है यहाँ पर। जैसे ही यनवू उसके अंदर आता है तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुम आकाशा के सांप की गुफा में आ चुके हो। जिस पर यनवू सोचता है क्या ये आकाशा के सांप की गुफा है। यनवू सामने की तरफ देखकर बोलता है कि शायद यहाँ पर आकाशा के सांप के अंडे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो और आकाशा के सांप का दिमाग लेकर गए यहाँ पर कोई खुफिया रहस्य भी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो भी कुछ हो वो आकाशा के सांप जितना ही अद्भुत होगा। तब भी यनवू सामने देख ही रहा होता है और उसको बहुत तेज आवाज आती है ढोलक बजने की। और हम देखते
हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स होते हैं और उनकी एक रस्म चल रही होती है और सामने टेबल पर आकाशा के सांप का दिमाग रखा हुआ होता है और कुछ मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी पड़ी हुई होती है। तभी उनका सरदार बोलता है कि हमारे देवता को उन इंसानों ने मार गिराया है, अपने गुस्से की आग को भड़काओ। और वो उसके हाथ में जो लकड़ी होती है उसको जलाता है और वो मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडीज पर फेंक देता है और वो जलने लगती है और बोलता है कि ये बलि हम अपने देवता के लिए चढ़ा रहे हैं। और ये देखते हुए यन्वु बोलता है कि ये तो पागल हो चुके हैं शायद। तभी उस दिमाग के पास से एक ब्लैक कलर की एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है और वहां बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और थोड़ी ही देर में उस धुएं में से एक काले रंग की बहुत बड़ी चीज निकल कर आती है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि आकाशा का सांप ही होता है, जो कि अब दोबारा से जीवित हो उठा है। उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि आकाशा का सांप दोबारा से जी उठा है। ये उसको दोबारा से जिंदा करने की रस्म होती है। बहुत पुराने टाइम से ऑक्स इस रस्म को मनाते हैं और हमेशा मरे हुए आकाशा के सांप को जिंदा कर देते हैं। अगर तुम इस रस्म को खत्म कर दो और आकाशा के सांप को बढ़ने से पहले ही मार देते हो तो तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। लेकिन यन्वु ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है और सोच रहा होता है कि क्या आकाशा का सांप दोबारा से जीवित किया जा सकता है। तभी यन्वु वहां छुप जाता है और बोलता है कि नहीं रुको, शायद मेरा जो प्लान था उससे भी अच्छा ये वर्क सकता है मेरे लिए, क्योंकि जितना लंबा टाइम बीतेगा उतना ही सांप और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और उसी के साथ साथ उसका कोर भी पावरफुल हो जाएगा। आकाशा के सांप को बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जिंदा चीजें चाहिए। ये तो बिल्कुल बटोरी के वैम्पायरिक डैगर जैसा है, जिसका मतलब है इसको बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है और ये सांप बहुत ज्यादा भूखा होगा क्योंकि ये अभी अभी पैदा हुआ है। लेकिन मैं अब इतनी सारी एनर्जी लाऊं कहां से जो इसकी भूख में शांत कर सकूं, क्योंकि अनडाइन ग्लास काफी नहीं होगा। इसका मतलब है मुझे जिंदा चीजें लानी होंगी इसके पास। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं दो लिजर्ड मैन आपस में बात कर रहे होते हैं और वो बोलता है कि हम सबको ये पता नहीं चलने दे सकते कि हमारा किंग मारा जा चुका है, खास तौर से ऑर्क्स को। अगर उन्हें पता चल गया तो वो हम पर हमला कर देंगे, तो हमें अपना ध्यान रखना होगा। जिस पर दूसरा लिजर्ड मैन बोलता है सही कहा तुमने। वो पहला लिजर्ड मैन टेंट से बाहर जाने लगता है, तभी उस दूसरे लिजर्ड मैन की गर्दन में एक चाकू लगता है बहुत तेजी से आकर और हम देखते हैं कि वो चाकू यन्वु ने मारा होता है और वो लिजर्ड मैन वही मर जाता है। तभी यन्वु एक ऑक्स की डेड बॉडी को लाकर उस लिजर्ड मैन के पास फेंक देता है और बोलता है जो भी इसको देखेगा उसे ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, और अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि होती है ब्लेजिंग फायर, और वहां पर आग लगा देता है और वहां से चला जाता है। और उस टेंट में बहुत ज्यादा आग लगने लगती है और यन्वु वहां से जाने लगता है और यन्वु बोलता है कि अब मैं जंगल की तरफ जा रहा हूं जो कि वेस्ट की तरफ है। और हम देखते हैं पीछे ही लिजर्ड मैन और टेंट की तरफ भाग रहे होते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर एक और आ चुका है। चैप्टर 23। पहले जो जंगल में आग लगाई गई थी वो काफी कम थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कोबोल्ड के गांव में पहुंची वो और ज्यादा बढ़ गई और आग बढ़ते बढ़ते आसपास के एरियाज में भी पहुंच गई और पूरे जंगल को जलाने लग गई है। और हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन खड़ा हुआ वो आग जलते हुए देख रहा होता है। अपने घर खोने के बाद बहुत बड़े बड़े गॉब्लिन्स के और कोबोल्ड के ग्रुप अब दूसरी जगह पर जाने लगे, लेकिन इससे वो दूसरे मॉन्स्टर्स के एरियाज के पास आ रहे थे और अगर उनको और ज्यादा नुकसान से बचना है तो वो दूसरे एरियाज को अवॉइड करना पड़ेगा। और इसी कंफ्यूजन ने वहां पर पूरे ब्लॉक ई में एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर दिया था, यानी कि एक चेन रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि जब एक चीज की वजह से दूसरी चीज पर इफेक्ट पड़े और दूसरी की वजह से तीसरी पर और तीसरी की वजह से चौथी पर, और ऐसे ही इफेक्ट अगली चीज पर पड़ता ही चला जाएगा। तभी हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन टेंट में घुसता है और बोलता है चिफ्टन चिफ्टन। तभी वो बोलता है कि मैं चिफ्टन नहीं हूँ, मैं किंग हूँ, बताओ क्या बात हुई है। वो होता है गॉब्लिन का किंग जिसका नाम होता है क्रैनम, और उसके साइड में जो गॉब्लिन बैठा हुआ होता है किंग उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि वहां पर ऑक्स देखे गए हैं। जिस पर वो गॉब्लिन बोलता है हाँ, बहुत सारे कबीले मारे जा चुके हैं और जो भी कबीले मारे जा चुके हैं उनमें ऑक्स को देखा गया है। और ये सुनकर गॉब्लिन का किंग क्रैनम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि और मुझे रीजन तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें एक गॉब्लिन के गुस्से को नहीं आजमाना चाहिए। तभी एक दूसरा गॉब्लिन भी आता है बाहर से और वो बोलता है कि कोबोल्ड के यहाँ से एक मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि ऑर्क से बदला लेंगे वो भी साथ मिलकर। और किंग गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है ठीक है, हम चल रहे हैं उनसे मिलने के लिए और हम सभी ऑर्क्स को मार देंगे। उसके बाद हम देखते हैं गॉब्लिन और दूसरे मॉन्स्टर्स के कबीलों को जो गॉब्लिन के राजा से मिलने आए हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि हम सब
मिलकर ऑग को मारेंगे और ऑग्स के किंग को मारेंगे और उनसे बदला लेंगे। और वो बोलते हैं ऑगरेज और ट्रोल्स भी इससे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो हम साथ मिलकर उन सबको मारेंगे। और तभी क्रैनम बोलता है कि ठीक है, हम अपने साथ लिजर्ड मैन को भी शामिल कर लेते हैं और हम ये सब के सब मिलकर ऑग्स के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं। और वो अपना हथियार उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे फॉलो करो, मैं और के किंग को मार दूंगा। और सारे के सारे मॉन्स्टर्स अब उसके पीछे चलने लगते हैं। तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा हुआ होता है कि तुमने आसपास के मॉन्स्टर्स के बीच में एक वॉर स्टार्ट कर दिया है। आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें इसके लिए और ज्यादा कर्मा मिलेगा। और हमें पता चलता है कि ये सारा का सारा सेटअप यनवो का था और वो ये सब नजारा पेड़ पे बैठकर देख रहा होता है। यनवो बोलता है कि अच्छा है, यही तो मैं चाहता था। और वो सोचता है कि अब आकाशा के सांप को ज्यादा से ज्यादा जिंदा चीजें खाने को मिलेंगी, भले ही वो मॉन्स्टर ही क्यों ना हो। और इससे ये भी हो सकता है कि आकाशा का सांप जो आज इतनी सारी जिंदा चीजें खाएगा, वो हो सकता है कि वो पुराने जितनी भी आकाशा के सांप रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा सांप बन जाए। और यन वो स्माइल करते हुए बोलता है कि मेरा गेम तो अब तैयार है, मुझे बस इंतजार करना है सही मौके का, और जब तक वो सही मौका नहीं आता मैं बस बैठकर ये सब देखता रहूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यनवो का पीछा करते हुए स्क्वाड 1 वहीं आ जाती है जहां पहले यनवो था। और यहाँ पर बैन भी होता है और वो बोलता है इन सब बेवकूफों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। जिस पर दूसरा आदमी उसको रिप्लाई करता है देखो तो बोल कौन रहा है। जिस पर बैन बहुत ज्यादा गुस्सा होकर आगे आता है। वो कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। और दूसरा लड़का बोलता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरा कुछ उखाड़ पाओगे क्या। जिस पर एक आदमी उन दोनों को हटाता है और बोलता है कि बच्चों की तरह लड़ना झगड़ना बंद करो, हमें बिना वक्त गवाए जल्द से जल्द मिशन को कंप्लीट करना चाहिए, यहाँ बच्चों की तरह लड़ना नहीं चाहिए। समझ आ रही है तुम दोनों को बात। लास्ट टाइम जितना मैंने सुना, जिसको हम ढूंढ रहे थे वो ऑग के विलेज के आसपास ही था। हम इसको जल्दी ही हैंडल करते हैं और अपने अपने काम पर निकल जाएंगे। तभी उस आदमी को कुछ आवाज आती है और वो बोलता है कि क्या तुमने वो सुना। बैन बोलता है क्या। और अब जमीन भी हिलने लगती है, पत्थर वहां पर जो पड़े हुए होते हैं वो भी हिलने लगते हैं। जिस पर वो आदमी सोचता है कि ऐसी क्या चीज आ रही है जो पूरी जमीन को हिला के रख दे रही है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर भागते हुए ऑक्स को मारने के लिए आ रहे होते हैं। और ये देखकर वो सारे के सारे शॉक हो जाते हैं। और वो आदमी चिल्लाकर सबसे बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ। और वो मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं यहाँ से सामने से हट जाओ इंसानों, अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो हम तुम्हें भी कुचल डालेंगे और मार देंगे। कि यहाँ पर तो अटैक ऑन टाइटन वाली रंबलिंग ही याद आ गई और वो बहुत तेजी से उन इंसानों पर चढ़ जाते हैं। बैन उन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और सोच रहा होता है आखिरकार ये हो क्या रहा है। मेरा सपना है अजूर स्वॉर्ड क्लैन में अपनी जगह पाने का, मैं इतनी आसानी से इन कमजोर मॉन्स्टर से तो नहीं मरने वाला। तभी उसमें से एक गॉब्लिन बहुत जोर से अपना हथियार फेंक कर मारता है जो कि बैन के बिल्कुल साइड में से निकलता है। और बैन उसको देखकर बोलता है ये बहुत तेजी से आया, जिसको देखकर हम समझ सकते हैं कि वो कितना ज्यादा गुस्सा है। उसके बाद हम देखते हैं और के किंग को जो कि होता है फेरिक, और उसे बताया जाता है कि लिजर्ड मैन ने अब वॉर शुरू कर दी है। जिस पर वो पूछता है कि क्यों, ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने वॉर शुरू कर दी। जिस पर वो और बोलता है कि हमें नहीं पता, क्योंकि वो बस ये बोल रहे हैं कि हमने लिजर्ड मैन के किंग को मार दिया है, किंग हमें बचाइए। और ये सुनकर फेरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार इन लिजर्ड की दिक्कत क्या है। अब जब हम अपने देवता को जीवित कर रहे थे तभी इनको ये सब हरकतें करनी थी। तभी उसके दिमाग में कुछ और आता है और वो एकदम शांत होता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। और वो हल्की सी इविल स्माइल करता है और बोलता है कि हम बहुत सारी बलियां चढ़ा सकते हैं इस हिसाब से तो। और वो ऑग को ऑर्डर देता है कि शैमन को बोलो सावधान रहे, मैं उनके लिए और ज्यादा बलि लेकर आ रहा हूँ। और हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब एक वॉल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पे दूसरी साइड और सोते हैं और वो सब उन मॉन्स्टर्स को देखकर डर रहे होते हैं। और वो मॉन्स्टर्स इतने गुस्से में होते हैं कि वो दीवार को तोड़ देते हैं। और फेरिक निकलकर अब जंग के मैदान में आ जाता है और फेरिक के सामने गॉब्लिन का राजा क्रैनम भी आ जाता है और वो बोलता है काफी लंबे टाइम बाद मिले हो फेरिक। और वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। चैप्टर 24।
हम देखते हैं कि यनवू ने ब्लिंकिंग स्टेप का इस्तेमाल किया हुआ है और वो बहुत तेजी से भाग रहा होता है। तभी उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने ब्लिंकिंग स्टेप की लेवल को बढ़ा लिया है और वो बढ़कर अब 12.4% हो चुकी है। और यनवू भागते भागते आकाशा के सांप की गुफा के पास आ जाता है और अंदर जाने लगता है और अंदर जाते हुए सोचता है कि वो दोनों अब लड़ना शुरू कर चुके होंगे, यानी कि क्रैनम जो गॉब्लिन का किंग है और फेरेक जो ऑर्क का किंग है। और यनवू आगे बोलता है कि वो दोनों ही बॉस मॉन्स्टर्स हैं और दोनों हरगन से काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन अब जब वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो ये लड़ाई जल्दी ही खत्म नहीं होने वाली और ज्यादा से ज्यादा टेंशन भरा माहौल भी बन जाएगा और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आकाशा के सांप को जल्दी ही बाहर लाना होगा जहां पर वो उन सबको खा सके। और यनवू ये बोलता बोलता जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि वो सांप ने पहले ही ऑर्क को खाना ही शुरू कर दिया है और वहाँ जितने ऑर्क उसको शांत करने के लिए आए हुए होते हैं वो उन सबको खा लेता है और मार देता है। और यनवू उसको देखकर बोलता है कि मैं सही सोच रहा, ये अभी बहुत ज्यादा भूखा है और ये अपने आप को बाहर जाने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा। तभी वो सांप जमीन के अंदर घुस जाता है और यनवू अपनी स्किल का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि वो कहाँ जा रहा है और यनवू बोलता है कि सही है, ये साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है जहाँ पर सब मॉन्स्टर्स की फाइट चल रही है। और यनवू आगे बोलता है कि इसको ऐसे ही हिडन आइटम नहीं कहा जाता, यहाँ कुछ तो बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। और आगे बोलता है कि आकाशा के सांप का सामना करना काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता इस राउंड में ये कोई टास्क दिया जाएगा, जिसका मतलब इसको देने का कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा, क्योंकि गैलियड जो कि बहुत पहले इसके पीछे आया था उसको भी अब तक रीजन का पता नहीं चल पाया। लेकिन एक बात तो पक्की है, रीजन चाहे जो भी हो वो होगा कुछ बड़ा है। और वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई जगह जरूर होगी जहाँ पर वो सांप आराम करता होगा और बाहरी दुनिया से सेफ रहता होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि यनवू ने वो नई जगह ढूंढ निकाली है और वो एक बर्फीली जगह पर आ चुका है और वो बोलता है यहाँ की हवा तो बहुत ज्यादा ठंडी है। और यनवू सामने देखता है तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ होता है जिसके सर में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ होता है और ये एक ह्यूमनॉइड मिथिकल रूट होता है, यानी कि एक इंसानी जड़। इसके बारे में लिखा आता है कि ये एक ऐसी जड़ है जो सिर्फ और सिर्फ बर्फ में ही बढ़ती है और ये यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती है। और लोग इसको देखकर एक इंसान मान बैठते हैं और ये देखकर यनवू बोलता है कि इंसानी जड़ दिव्य जड़ों में से सबसे ज्यादा अनोखी है। और आगे इसके बारे में लिखा आता है कि अगर इसको खा लिया जाए तो तुम्हारी ये मैजिक पावर्स को बढ़ा सकती है। और आगे यनवू बोलता है कि मैंने सुना है कि ये काफी जबरदस्त जड़ी बूटी है और देखा जाए तो यहाँ पर मुझे ये मिली है, इसका मतलब ये है कि आकाशा का सांप यहाँ पर आराम करता होगा और इस जड़ को उगाता होगा। तभी यनवू अपने हाथ में 2 चाकू पकड़ता है और उस लड़के की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि इसका साइज देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कम से कम 300 साल का है और एक ह्यूमनॉइड मिथिकल रूट जो है ज्यादा से ज्यादा 500 साल जी सकता है। शायद आकाशा का सांप अभी तक का इंतजार कर रहा है, लेकिन आकाशा के सांप के साथ अब बुरा होने वाला है क्योंकि ये अब मेरे पेट में जाएगा। जैसे ही यनवू बच्चे के पास पहुंचता है तभी उसको अंदाजा हो जाता है कि कोई उसके पास आ रहा है। वो अपनी आंख खोलता है और ऊपर की तरफ छलांग मारता है और यनवू बोलता है कि इतनी छोटी सी जगह पर तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। और ये बोलते हुए अपने दोनों चाकू उसकी तरफ फेंक देता है। वो लड़का चाकू से बचता है और नीचे गिर जाता है और फिर से यनवू को देखकर और ज्यादा डर जाता है। और यनवू उससे बोलता है कि ये मेरे लिए पहली बार नहीं है कि मैं तुम जैसे को पकड़ रहा हूँ। और ये सुनकर वो लड़का शांत हो जाता है और सोचने लगता है कि अभी अभी यनवू ने क्या कहा और उस लड़के पर जमी हुई बर्फ नीचे गिरने लगती है और वो बच्चा उससे बचने के लिए वहां से भागता है और तभी सामने यनवू आ जाता है और उसके सर के ऊपर जो पौधा होता है उसको पकड़ लेता है और बोलता है आ गए तुम पकड़े में। और वो बच्चा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हम तभी देखते हैं वो बिल्कुल सफेद होने लगता है और धीरे धीरे वो काला पड़ने लगता है और यनवू भी ये देखकर शॉक हो जाता है और अपना मास्क उतार देता है। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि तुमने एक हिडन आइटम खा लिया है जिसका नाम है ह्यूमनॉइड मिथिकल रूट, यानी कि इसको यही खाने का तरीका होता है। और उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि दिव्य जड़ की शक्तियां अब तुम्हारी पूरी बॉडी में फैलने लगी हैं, तुम्हारी मैजिक की एबिलिटीज अब बढ़ने लगी हैं। और
और आगे लिखा आता है कि 92% दिव्य जड़ की शक्तियां तुमने अपने अंदर ट्रांसफर कर ली हैं और अब तुम्हारे अंदर मैजिक पावर बनने लगी है। और आगे लिखा आता है कि तुम्हारी मैजिक की पावर अब 7% से बढ़ चुकी है, अब 5% से बढ़ चुकी है और ऐसे करते करते मैजिक पावर बढ़ने लगती है। और उसके बाद एक और स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि जो तुम्हारी बॉडी में पावर ट्रांसफर रुका हुआ था वो अब दोबारा से शुरू किया जा रहा है, जो कि 22% पर रुक गया था, अब वो वहीं से शुरू होता है और 42.9% पर जा रुकता है। और अगली स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है कि अब तुम इमेच्योर ड्रैगन बॉडी से हाफ ड्रैगन बॉडी बन चुके हो, यानी कि वो अब ड्रैगन की पावर्स को और ज्यादा यूज कर सकेगा। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा आता है कि तुम्हें मैजिक सर्कुलेशन नाम की स्किल भी मिल चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि यनवू के पूरे शरीर में मैजिक पावर्स बह रही होती हैं और यनवू बोलता है कि मैजिक को कंट्रोल करना आसान बात नहीं है, मैं मैजिक को अपने अंदर दौड़ते हुए महसूस कर पा रहा हूँ। और उसके बाद एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें मैजिक सर्कुलेशन स्किल के बारे में लिखा हुआ होता है। उसके बारे में लिखा आता है कि प्राचीन समय से ही ड्रैगन्स के पास भरपूर माना रहा है और वो मैजिक को कंट्रोल करना भी जानते हैं। और अगली स्टेटस विंडो में आता है कि जितना तुम मैजिक का लेवल बढ़ाओगे, उसकी मास्टरी बढ़ाओगे, उतना ज्यादा तुम मैजिक को कंट्रोल कर पाओगे और जितनी भी मैजिक की स्किल्स हैं वो सारी की सारी बढ़ा पाओगे। और यनवू हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है काम खत्म हुआ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं स्क्वाड 1 के सारे मेंबर्स मरे पड़े होते हैं, क्योंकि अभी अभी वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स के सामने आ चुके होते हैं और वो उनको बुरी तरीके से मार कर या फिर कुचल कर चले गए होते हैं, यानी कि अच्छी खासी अटैक ऑन टाइटन वाली रंबलिंग हो चुकी है यहाँ पर। लेकिन हम देखते हैं बैन को, जो अभी भी जिंदा होता है लेकिन बहुत ज्यादा घायल होता है और खून में लथपथ होता है। और वो जैसे तैसे हल्का सा उठता है और बोलता है कि पूरा स्क्वाड 1 खत्म हो चुका है, लेकिन जो भी मॉन्स्टर्स भाग रहे थे वो उस जगह जा रहे थे जहाँ पर वो केन है। मुझे लगता है उसने जरूर कोई प्लान बनाया होगा। मैं जानता हूँ कि ये जरूर एक हिडन आइटम होगा और ये इस राउंड का सबसे जबरदस्त हिडन आइटम हो सकता है। जो भी वो लड़का खेन प्लान कर रहा है, मैं पहले ही बीच में घुसकर उससे पहले ही वो हिडन आइटम ले लूंगा। और अगर मैं उस हिडन आइटम को इस मिशन के इनाम के साथ मिला दूं तो मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे कि मैं इडोरा और फैंटी के पास तक पहुंच जाऊं, यानी कि मैं टॉप 3 में भी आ सकता हूं। और गुस्से में बोलता है मैं आ रहा हूं खेन। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज वी आर फ्रीक्स।